हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमने घटना चक्र की सीरीज़ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास शुरू की हुई है। उसके साथ ही जैसे कि हम सब जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है, तो उसके साथ साथ हमने पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज़ भी आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रयास है आपके सुनहरे भविष्य और सफलता की ओर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं घटना चक्र की पॉलिटी में आज पहला लेक्चर। आइए, पहला लेक्चर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कि पहला है भारत का संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस तरीके से जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ दोस्तों। तो इसको स्टार्टिंग में दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है 1773 से लेकर 1853 तक। कब है दोस्तों? 1773 से लेकर 1853 तक। दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो जो हमारा 1773 से 1853 का जो टाइम पीरियड था, इसमें जितने भी एक्ट थे, जितने भी अधिनियम थे, वे सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, इनके अंतर्गत पास होते थे। सो ऑल द एक्ट्स हैड बीन पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1773 टू 1853। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1858 से 1947 के बीच जितने भी एक्ट पास हुए, जितने भी अधिनियम पारित हुए, वे सारे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंतर्गत, उसके अंडर में पास किए गए। तो हमारा पहला टॉपिक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 के बीच में हुए। आइए शुरू करते हैं। पहला अधिनियम या पहला एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला एक्ट बना था 1773 में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर, पहले क्या होते थे? पहले गवर्नर होते थे। जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी, जितने भी इनके प्रोविंसेस होते थे, उनमें क्या करते थे? उनमें ये लोग गवर्नर की पोस्ट देते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या नाम दिया? गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, तो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष रखा गया। हर 4 साल के बाद उनमें बदलाव होते रहेंगे। इस एक्ट के अनुसार जो ये एक्ट बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, कौन? वॉरेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल बने। और इनके साथ जो 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, कौन थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक है, ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक, मिलिट्री एवं असैनिक सिविलियन शासन का अधिकार दिया गया, तथा इसके साथ ही कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। भाई उनको क्या किया कि सिविलियन और मिलिट्री का जो शासन था, उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। किस किस की? आपके सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके साथ साथ उन्हें मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ थी, उनके भी देखरेख का काम इनको सौंपा गया। इसी एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम
न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, जिसको कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं आज, और 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि उस समय एक मुख्य न्यायाधीश जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और उनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश, जिसकी संख्या अभी 34 की गई है। ठीक है, 2019 में 34 कर दी गई है। अब तक 30 + 1 था, 31। 30 + 1 मीन्स कि एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बाकी 30 उनके अन्य न्यायाधीश हैं। और इसका एक आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं आपके शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे, जिन्होंने 18 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों में से उपहार लेने का प्रतिबंध था। पहले क्या करते थे अंग्रेज? आपको पता है कि वो गिफ्ट लेते थे, इंडियन से गिफ्ट लेते थे, अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, माल लिया और अपनी प्राइवेट फर्म के नाम से माल का व्यापार करने लगे। तो इन दोनों ही काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, ये कब तक? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसका। उसके बाद नया एक्ट बना जिसको कि पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में बना, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। क्या काम किया गया? कि जो हमारे पॉलिटिकल काम है वो, और जो हमारे व्यापारिक, जो ट्रेड से संबंधित हैं, मर्चेंट से संबंधित हैं, उन दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। जो ये एक्ट बना, इसमें जो निदेशक मंडल था, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उनको व्यापारिक मामलों के देखरेख की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, जो पॉलिटिकल मैटर्स थे, उनके मैनेजमेंट के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? व्यापारिक कार्यों को देखना, व्यापारिक मामलों को देखना, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे, पॉलिटिकल अफेयर्स थे, उनके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम में, कब? 1786 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे, उनको विशेष परिस्थितियों में, जिसको आप इमरजेंसी कह सकते हो या ज़रूरत का टाइम कह सकते हो, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। जो गवर्नर जनरल थे, उनको अगर उनकी काउंसिल ने कुछ फैसले दिए या कुछ निर्णय लेकर दिए, तो उन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि वे उनके निर्णयों को न माने, उनको अवमान्य कर सकते थे। इसके साथ ही अपना कोई नया नियम लागू कर सकते थे, यह अधिकार उनको दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति जो गवर्नर जनरल थे, उनको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। प्रधान सेनापति क्या कहते हो दोस्तों आप? प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, क्या कहते हैं? कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको मिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको मिले दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो एक्ट बना था 1786 का, जो अधिनियम था, उसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने, जिनको कमांडर इन चीफ का अधिकार भी प्राप्त हुआ, वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर 1793 का चार्टर एक्ट बना। कौन दोस्तों? 1793 का चार्टर
एक्ट बना और इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में 1793 में चार्टर एक्ट बना, 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए गए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। लेकिन उसके बाद फिर 1873 लगभग 20 साल बाद 1793 में 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, अधिकार बढ़ा दिए गए। अब 1813 में 20 साल बाद पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का मोटो या उपबंध उसमें किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो एकाधिकार था, जो उसकी मोनोपोली थी, उसको भारतीय व्यापार पर समाप्त कर दिया गया। जबकि जो चीन के साथ उनके व्यापार थे, संबंध थे, चाय के व्यापार पर एकाधिकार उनका बना रहा, उसको ख़त्म नहीं किया। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट बना, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या एडिशनल हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की जो ये चार्टर बना 1833, इसका धारा 87 क्या है? इसकी धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर या वर्ण उसके रंग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। मतलब उस समय यह कर दिया गया था कि अगर भारतीय कोई भी है और वह टैलेंटेड है, वह हुनर रखता है, तो उसको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। उसको इसलिए नहीं निकालेंगे कि यह काला है या गोरा है, यह हिंदू है, मुसलमान है, अंग्रेज़ नहीं है, या यह उस जगह का है। तो इस चीज़ पर उनको नौकरी मना नहीं होती थी, उनको नौकरियां दी जाती थी। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रलाइजेशन। जो देश की गवर्नमेंट थी, देश की जो गवर्नेंस सिस्टम था, उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य, जो कंपनी थी उसके सारे जो व्यापारिक कार्य थे, व्यापार से संबंधित कार्य थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्या करने थे? भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, व्यापारिक नहीं करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें एक सदस्य और बढ़ाया गया, कानूनी सदस्य बढ़ाया गया। ठीक है। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको किया गया दोस्तों? मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत जो सेपरिषद गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उनके साथ को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को और उनकी काउंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वह पूरे भारत के लिए कानून बना सकते हैं। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता, जो ये एक्ट आया था, कौन सा है सबसे बाद में बताइए दोस्तों? जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। अभी कहा था ना आपको कि जो सरकारी नौकरियां थी वह धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर अयोग्य नहीं मानती थी। ठीक है, दैट मीन्स
भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1853 का चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी शक्तियाँ आपको पता है लेजिस्लेटिव पावर, कौन सी दोस्तों, लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव पावर से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान देना दोस्तों, इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर होंगे, तो उनको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए जो हार्ड वर्ड हैं उनको मैं साथ साथ इंग्लिश में भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। सो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? 1853 के चार्टर के तहत। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जो सिविल सेवा जिसकी तैयारी आप अब कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो इनकी खुली भर्ती कर दी गई कि कोई भी आ सकता है और इसका एग्ज़ाम पास कर सकता है और आकर अपनी जॉब ले सकता है। तो दोस्तों आज की भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पढ़ा भारत का संवैधानिक विकास का पहला पार्ट, जो कि है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसमें कि 1773 से लेकर 1853 के सारे एक्ट बताए गए हैं। सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। उसके साथ उनकी सहायता करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए 4 सदस्य की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था। उनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया था। ठीक है। और इसके अनुसार जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वे पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि उनको यह हक था कि वह सारे मिलिट्री और सारे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया कि वह उनकी देखरेख करेंगे, उन पर सारा उनका अधिकार था। इसके साथ ही मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों में भी कुछ हद तक उन्हें देखरेख करनी थी। उसके बाद इसी एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी रखे गए। इसके साथ कंपनी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी गवर्निंग बॉडी थी, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। ये थी बात 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। उसके बाद पिट्स एक्ट बना, जो कि 1784 में आया। कंपनी ने राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह हक था, यह अधिकार था कि वह व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप या उनका अधिकारण क्षेत्र कर सकती है या उनमें देखरेख कर सकती है, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। उसके बाद 1786 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी में क्या किया गया कि जो अपने काउंसिल उनका निर्णय को मना कर सकते थे और साथ के साथ नया नियम लागू भी कर सकते थे। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको मिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कौन से 2 अधिकार दोस्तों? ध्यान देना, एक तो भारत के कमांडर इन चीफ की शक्ति मिली, उसके साथ ही उनको विशेष परिस्थिति में अपने काउंसिल के निर्णय और डिसीजन को मना करने का अधिकार भी था और नए नियम को लागू करने का अधिकार भी मिला था। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 के चार्टर एक्ट में अधिकार, जो कंपनी के अधिकार थे, उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीय शिक्षा के बारे में सोचा गया और यह सोचा गया कि हर साल इस पर 1 लाख रुपए का खर्चा हम लोग करेंगे। कंपनी ने भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय को भेदभाव के कारण नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, नौकरी से दूर नहीं रखा जाएगा। और देश की शासन प्रणाली, जो देश की गवर्नेंस सिस्टम था, उसका सेंट्रलाइजेशन, उसका केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब वे भविष्य में सिर्फ क्या काम दिया गया कि वो राजनीतिक कार्य करेंगे। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य भी जोड़ दिया गया। पहले क्या थे 3+1, फिर एक जोड़ दिया गया। तो और वो जोड़े कौन? मैकॉले। कौन जोड़े? मैकॉले। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया। और 1853 के चार्टर द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर थी, विधायी शक्ति थी, उनको कार्यपालिका शक्तियों से, एग्जीक्यूटिव पावर से अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर अलग हो गई और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग किया गया। भारतीय विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? 1853 के चार्टर में। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन का शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ प्रश्न हैं, ये एक बार हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान देना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब दोस्तों? 1773 में। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे, ध्यान देना, सर एलिजा इम्पे उसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। इसके साथ ही स्थापना कब गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, लेकिन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एक सूची दी गई है, इसमें एक तरफ स्थापना लिखी गई है, एक तरफ उनके टाइम किस समय हुई थी इसके बारे में लिखा गया है। सो नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो हमें पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान की गई। कब? पिट्स इंडिया एक्ट, तो ए का हो गया आपका बी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? इनको अनुमति दी गई चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। कब? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, जिसमें कि पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्शन हो गया बी। ये देखिए ऑप्शन हो गया आपका बी, A2, B1, C3, D4। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। ये देखिए नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आइए निम्नलिखित में से किससे
किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 या प्रादविद एवं एंग्लोविद विवाद? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3? तो दोस्तों तीनों से ही पड़ी है, तो जो इसका ऑप्शन है वह डी है। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, ठीक, तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हमने पढ़ा था कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इन्होंने अपनाया। ठीक है दोस्तों, कौन सा अपनाया? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इन लोगों ने अपनाया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया। कब? 1823 में, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करते थे। नेक्स्ट, तो दोस्तों आपको पता लगा कि आज जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, यह वास्तव में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर वो ना बनाए तो आज हम शायद अपनी संस्कृति और अपने पुराने तरीक़ों से जुड़े होते, जो कि शिक्षा का सबसे बेहतरीन तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 53 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम? तो हमने पढ़ा दोस्तों कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट फॉर टुडे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस एक्ट ने बनाया? 1833, 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो हमने पढ़ा था कि चार्टर एक्ट 1833 में जो धारा 87 थी, जिसकी वजह किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा उनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। सो दोस्तों, आज हमने समाप्त किया एक टॉपिक जो कि था कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, हमने इसमें पढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पढ़ने में आनंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह मुझे सहयोग देते रहेंगे, जिससे कि हम लोग अपना ये प्रयास आप लोगों की सफलता की ओर बढ़ाने में सफल रहें। ठीक है दोस्तों, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा, जिससे कि हमें भी मनोबल मिले आप लोगों की सफलता की ओर बढ़ने का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में सेम कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।